गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं टीचर शारदा आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि आज हम कक्षा 10वीं और 9वीं का प्रश्न पत्र प्रारूप देखने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र प्रारूप यानी पेपर पैटर्न। स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये देखा जाए तो अभी आपकी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आने वाली है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए जो पोर्शन है, मतलब कितने लेसन आने वाले हैं, कैसे, ये सब आपको मिल चुका है, टाइम टेबल मिल चुका है, तो पैटर्न भी मालूम होना ज़रूरी है। और जैसे कि 9वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 80 मार्क्स का जो पेपर है वे फर्स्ट टाइम लिखने जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो आज का वीडियो है 10वीं और 9वीं दोनों कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रश्न पत्र जो है उसका प्रारूप समझ लेंगे और आपको हिंदी का ये पेपर काफ़ी आसान लगेगा। छात्रों, इस वीडियो के दौरान मैंने कक्षा 10वीं को बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार किस प्रकार प्रश्न पत्र होता है ये बताने की कोशिश की है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी 80 मार्क्स का है और जो आपका फाइनल पेपर है वो भी 80 मार्क्स का होने वाला है। तो इसलिए बार बार बताने से अच्छा है हमने ये फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको ये पैटर्न दिया है, तो ये टर्म के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी लागू होगा। और 9वीं कक्षा ने अभी फर्स्ट टर्म के लिए ये समझना ज़रूरी है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपका जो प्रश्न पत्र है ये अगर आपने टेक्निकली अच्छे से समझ लिया, तांत्रिक दृष्टि से अगर उसको देख लिया, तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा। हम क्या करते हैं, हम 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, ये सोच कर घबराते हैं और टेंशन करते हैं। लेकिन इन 80 मार्क्स को अगर हमने अच्छे से समझा, जो कि मैंने शायद आपको 9वीं कक्षा में भी इस बारे में चर्चा की थी, तो आपको ये आसान लगेगा। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो वीडियो है इसका हम PDF भी आपको भेज देंगे, तो दोनों आप वीडियो और PDF दोनों आपके पास रहेगा। तो चलिए, ये जो प्रश्न पत्र प्रारूप है ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे की तरफ से आया था पिछले वर्ष। अभी जैसे कि आपको अब इस वर्ष का जो माहौल है या सिचुएशन जो है हम सबको पता है, लेकिन आज की तारीख तक, मतलब एज ऑन डेट, अभी तक हमारे पास डिपार्टमेंट से या एजुकेशन जो अपना मंडल है इससे कोई भी और दूसरी सूचना नहीं आई है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए हम पिछले वर्ष का ही प्रारूप रेफ़र कर रहे हैं। जब अगर इसमें कोई चेंजेस आएंगे, कोई बदलाव आएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक्सक्यूज़ मी, वो आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपने ये प्रश्न पत्र प्रारूप पैटर्न इसी तरीके से समझना है। ओके, अभी देखिए आपके सामने हमने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसमें लोक भारती अंक विभाजन बताया गया है। विभाग दिए गए हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है इन 4 विभागों में बांटा गया है, ये पहले आप ध्यान रख लीजिए। जो विभाग हैं उनके नाम है गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, रचना विभाग, उपयोजित लेखन, राइटिंग स्किल। ये 5 हिस्सों में इसको बांटा गया है। आपको ये इसका महत्व है ना बच्चों, जब आप आगे अभी सुनेंगे उसका, तभी आपको महत्व और पता चलेगा कि ये समझना क्यों आवश्यक है हमारे लिए। अंक जो है गद्य के लिए 20 मार्क्स, पद्य के लिए 12 मार्क्स, पूरक पठन के लिए 8 मार्क्स और व्याकरण के लिए 14 मार्क्स। अभी ये विकल्प अंक यानी जो ऑप्शनल आपको दिए जाते हैं, 6 मार्क्स के लिए ऑप्शनल आता है, पर 14 मार्क्स ही हमें अटेम्प्ट करना होता है। रचना विभाग जो है 26 मार्क्स आपको रहेंगे और ये विकल्प यानी ऑप्शनल जो मार्क्स है 24 मार्क्स, यानी आपको 24 मार्क्स के एक्स्ट्रा जो पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मार्क्स आपको मिलेंगे, आपको 26 मार्क्स के लिए ही उपयोजित लेखन आएगा। इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, गद्य, पद्य, पूरक पठन ये विभागों के अनुसार पेपर को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम गद्य विभाग करेंगे।
अभी ये सब देखकर आप डरिएगा मत, कुछ भी इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। हम एकदम सरीके से या सीधे भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। गद्य विभाग में आपको बच्चों मालूम है 3 अलग अलग परिच्छेद आते हैं। 3 परिच्छेद यानी पहला प्रश्न जो है प्रश्न 1 अ, फिर आ और आगे एक है ई। ये 3 प्रश्न जो है 8 मार्क्स के लिए और एक जो है ई जो विभाग है वो 4 अंकों के लिए 4 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें जो है अ में आपको पठित परिच्छेद यहाँ दिया गया है। पठित यानी सीन पैसेज जो अपने टेक्स्ट बुक से हमें पूछने वाले हैं। लगभग 130 से 150 शब्द, यानी ये जो क्राइटेरिया है ये पैराग्राफ का क्राइटेरिया है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। पठित परिच्छेद जो है 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा और अगला जो है आ वो भी 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। अभी बच्चों यहाँ पर देखिएगा दोनों का जो ये उप प्रश्न का स्वरूप है वो सिमिलर है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, ये 1 2 3 आकलन कृति और आकलन कृति 2 और 3 शब्द संपदा तीनों को एक साथ ही दे दिया है। वापस वो देने की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी है, क्योंकि अ और आ के लिए इसी पैटर्न में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने सिमिलर दे दिया है। तो देखिए बच्चों, ये बोर्ड का नियम है, ये हमारा नहीं है, ये बोर्ड ने बताया है कि आपके आकलन कृति इस तरीके से सेट किया जाएगा। पहला जो है 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा यानी और 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। यानी पहला जो परिच्छेद होगा उसमें जो पहली आकलन कृति होगी उसमें 2 टॉपिक पर 2 आकलन कृति पूछी जाएगी आपको। तो वो 2 आकलन कृति जो है वो 1-1 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी या फिर 4 उसमें टॉपिक पूछे जाएंगे आधे अंक के लिए। ये उन पर डिपेंड करेगा कि कैसे उन्होंने देना है। तो ये हो गए 2 अंक। दूसरी आकलन कृति भी जो रहेगी वो भी उसी तरीके से सिमिलर 2 अंकों के लिए रहेगी। और शब्द संपदा ये जो है इसमें हमारी थोड़ी सी हम डर जाते हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। शब्द संपदा जो है ये टॉपिक आपको 5वीं से 10वीं तक आपने जो भी छोटा ग्रामर, मैं अपनी भाषा में उसको स्मॉल जो टॉपिक्स के ग्रामर का जो स्मॉल टॉपिक्स है उसे कहूँगी शब्द संपदा, यानी जिसमें शब्द युग्म है, समानार्थी है, पर्यायवाची है। देखिए ये नीचे दिए गए हैं, इनमें से ही आपको ये 2 अंकों का प्रश्न शब्द संपदा पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको नाम भी दिए गए हैं, यानी ये जो उप प्रश्न है इन्हीं में से 2 अंकों के लिए आएगा। समझ में आया होगा आपको। और चौथा जो टॉपिक है अभिव्यक्ति यानी स्वमत। अभी ये जो स्वमत होता है बच्चों ये 2 अंकों के लिए होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो लेसन होता है हम कई बार क्या सोचते हैं कि भाई जो पैराग्राफ दिया है उसी से रिलेटेड ये अभिव्यक्ति होगी। नहीं, कई बार उस लेसन से रिलेटेड वो अभिव्यक्ति हो सकती है। अभी कैसे, आपको एक लेसन है मेरे ख्याल से दूसरी इकाई में या पहली इकाई में है, दूसरी इकाई में है शायद, या पहली इकाई में, मुझे याद नहीं आ रहा है, 10वीं कक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी। ये जो लेसन का नाम अगर मैं लेती हूँ, इस लेसन में किस बात पर फोकस किया गया है? अभी आपके मन में आया होगा उत्तर कि हाँ, स्त्रियों के एजुकेशन पर या स्त्रियों के शिक्षा अधिकार पर, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, या लड़कियों को भी अधिकार होता है इन बात। तो देखिए इस पार्ट का सेंटर जो मुद्दा है, जो कंटेंट है, वो गर्ल्स एजुकेशन है। तो इसी से संबंधित आपकी अभिव्यक्ति होती है। ऐसे तो आपको वो लेसन जो है वो कंटेंट अगर प्रॉपर समझ में आया होगा तो आप आराम से ये स्वमत एकदम सरीके से लिख सकते हैं। स्वमत भी जो है वो 2 अंकों के लिए दिया गया है। यहाँ पर लगभग आपको 30 से 35 शब्दों में उसको देना ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं मिस मैंने 1 पेज का लिखना है, मैंने 1.5 पेज लिखना है। इसमें क्या हो सकता है, आप मुख्य जो मुद्दा है उससे आप भटक जा सकते हो और आपका वक्त जो है, समय जो है, वो आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। ऊपर देखिएगा मैंने 30 मिनट्स दिया है। 30 मिनट्स यानी गद्य ये विभाग को जो 20 मार्क्स का है ये कंप्लीट करने को आपको केवल 30 मिनट ही लगने चाहिए।
मैंने हर विभाग अनुसार ऐसे मिनट दिए हैं कि इतने मिनट इस विभाग के लिए, ताकि आपको टाइम सेट करना आना चाहिए। ये केवल बोर्ड के लिए नहीं बता रही हूँ, 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए तो ये ज़रूरी होगा, क्योंकि आप पहली बार पेपर लिखने जा रहे हो, या अभी जो सेकेंड टर्म आपका होगा, और वो तो गारंटीड घर से नहीं होगा, वो आपको स्कूल में ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर है हम अभी से प्रैक्टिस करें, है कि नहीं। तो इस प्रकार आपने टाइम को ध्यान रखते हुए इसका रिवीजन करना है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंत में मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात इसमें दी है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शायद आपको वो अच्छी लगेगी, और आपको आपका जो बर्डन है 80 मार्क्स का वो कम हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा, इस प्रकार हमने गद्य विभाग करना है। गद्य विभाग का जो ई है ऑप्शन, सब क्वेश्चन अपठित परिच्छेद, लगभग 130 से 150 शब्द में ये परिच्छेद होता है। 4 अंकों के लिए एक आकलन कृति जो है वो दी जाती है, उसमें 2 सब टॉपिक पूछे जाएंगे या फिर 4 सब टॉपिक पूछे जाएंगे, इट्स डिपेंड ऑन देम, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी अभिव्यक्ति स्वमत पूछा जाता है, जो 2 अंकों के लिए रहेगा। ये जो है स्वमत अभिव्यक्ति, ये उस परिच्छेद के अनुसार ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको परिच्छेद अच्छे से पढ़ना होगा। अभी आप बोलेंगे मिस ये तो अपठित परिच्छेद है, इसे हम कैसे करें? आप इसे प्रैक्टिस द्वारा ही कर सकते हैं। जितने ज़्यादा वर्ड्स, शब्द का आपको जानकारी मिलेगी शब्दों की, उतना अर्थ आप हिंदी के समझ पाओगे। दूसरी बात ये है, 9वीं और 10वीं कक्षा में अपने जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में कई सारे अनसीन पैसेजेस दिए हुए हैं। उन अनसीन पैसेजेस को अगर आपने एक नोटबुक में उसको सॉल्व कर लिए, उसके आंसर, मतलब आपने हेडिंग दे दिया कि अपठित परिच्छेद का, ये एक आपने कॉलम बना लिया, और उसमें सब, मतलब पूरे टेक्स्ट बुक के अगर आपने अनसीन पैसेज लिख लिए, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको उसी में से 90% आपको उसमें से परिच्छेद आ सकता है। ये एक अनुभव के तौर पर मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और आपको वो एक मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रकार मैं ये आंसर्स लिख सकता हूँ। और अगर 90% अगर मैं बोल रही हूँ, तो उसमें से अपठित परिच्छेद आना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आ सकता है, क्योंकि बोर्ड कहता है आपका टेक्स्ट बुक ही आपको पूरे अंक देता है, इधर उधर आपको ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी कुछ है पूरा आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही होता है, इनफैक्ट आपका राइटिंग स्किल भी। कैसे, मैं आगे बताऊंगी। तो ये हो गया अपना ये पहला प्रश्न। स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों को आपको ये दुविधा रहती है, ये आपको डाउट रहता है कि मिस पेपर लिखते समय हमने वो जो क्वेश्चंस है वो कैसे लिखने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। बोर्ड में आपका जो मार्क्स दिया जाता है, ऊपर एक ऐसे कॉलम होता है, उस कॉलम में सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उन सब क्वेश्चंस के मार्क्स उसमें लिखे जाते हैं। तो अभी आप जैसे अगर हम प्रीलिम्स में मिलेंगे, या हाँ यस, प्रीलिम्स में ही हम मिल पाएंगे, तो उस वक्त आपको वैसा आंसर शीट हम प्रोवाइड भी करते हैं अपने स्कूल में, तो आपको वो आइडिया आ जाती है। तो कि हमें क्या करना है उसके लिए। प्रश्न 1 आपने लिखा, उसका आंसर्स प्रॉपर, फिर आपने आ जो है वो कंटिन्यू करना है, एक लाइन छोड़ के कंटिन्यू आ प्रश्न करना है, और फिर एक लाइन छोड़कर ई प्रश्न कंटिन्यू लेना है। फिर समझो आपने ई प्रश्न लिखते लिखते आपने समझो 4-5 लाइन लिखी और पूरा पेज आपका खाली है। तो अभी जैसे आपको इस स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, इसमें केवल 3-4 सेंटेंस है और पूरा पेज ब्लैंक है। तो ये उप प्रश्न कंप्लीट होने के बाद मुख्य प्रश्न मतलब पूरा हो गया है वहाँ पर, तो आपको वो पेज वैसा ही छोड़ना है। यस, यानी जो दूसरा प्रश्न है वो आपने दूसरे पेज से शुरू करना कंपलसरी होता है। उसके लिए जो रीज़न है वो मैंने पहले ही बताया आपको कि मार्क्स देने के लिए उनको उसी हिसाब से दिए जाते हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंटेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। ओके बच्चों, अभी अगला जो है अपना विभाग वो है पद्य विभाग। विभाग 2 पद्य, ये आपने अभी नए पेज से शुरू किया। ओके, देखिए मैंने दिया है टाइम, पद्य विभाग 12 अंकों के लिए एटलीस्ट 25 मिनट्स में आपका ये विभाग कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप
प्रॉपर टाइम मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन दी है, सेंटेंस दिया है, एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना का चयन होता है। चयन यानी सिलेक्शन। ये लाइन काफ़ी ज़रूरी है और आपको दिलासा देने वाली है। कैसे, अंत में बताऊंगी, ध्यान में रखिएगा। केवल प्रश्न 2 जो है इसका भी वे उसी तरीके से अ और आ, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, अ और आ, इस प्रकार आपको पठित पद्यांश यानी पोयम लगभग 6 से 8 पंक्तियाँ दी जाती है आपको। 2 परिच्छेद आएंगे आपको और उसकी आकलन कृति जैसे कि पहले हमने देखा उसी तरीके से 2 घटक या 4 घटक आधे अंकों के लिए दिया जाता है। शब्द संपदा के आधार पर सेम कठिन शब्द के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द हो, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब में से कोई भी 2 अंकों के लिए ही केवल पूछा जाता है। तो ये आना आपको ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ही चाहिए। हाँ, अभी आपको पद्य में भावार्थ नहीं देना है, आपको सरल अर्थ देना रहेगा। हमने पिछले वर्ष भी इस पर चर्चा की है 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स ने, इनफैक्ट 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स ने भी इस बारे में जानकारी ली है, क्योंकि 8वीं से ही हमने ये चीज़ बताना शुरू कर दी थी कि आपको सरल अर्थ पूछा जाता है। 25 से 30 शब्दों में यह अर्थ देना ज़रूरी होता है। अभी सरल अर्थ यानी जो कविता आपने यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी है उस पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है वो आपको इसमें देना है। जैसे कि समझो कोई एक कविता है, उस कविता की 2 पंक्तियाँ अगर पूछी गई, 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, वो पंक्तियाँ दी जाएगी और फिर आपको बोला जाएगा इसका सरल अर्थ लिखिए। इसके लिए भी वही कविता समझना, पोयम समझना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो इस प्रकार आपने पद्य विभाग 12 अंकों के लिए कंप्लीट कर दिया है। 6-6 अंकों के लिए ये 2 पैराग्राफ आपको लेसन अपने टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। तो आगे जो है बच्चों, ये अपना है तीसरा विभाग, 3rd सेक्शन। ये इसको आपने 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। पूरक पठन, रैपिड रीडिंग जो होता है, इस वर्ष मेरे ख्याल से पिछले वर्ष से 8 मार्क्स के लिए ये रैपिड रीडिंग आने वाला है। अभी इसमें तीसरा प्रश्न शुरू हो गया, मुख्य प्रश्न, प्रश्न 3। ये प्रश्न आपने अभी तीसरे फ्रेश पेज से शुरू करना है। बार बार वही चीज़ मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी। तो इसमें भी उप प्रश्न है, देखो अ और आ, ये कंटिन्यूशन रखना है। पठित गद्यांश, जी हाँ, जो पूरक पठन के लेसन्स है उसमें से आपको एक पैराग्राफ आएगा, लेसन का एक पैराग्राफ आएगा जो 80 से 100 शब्द उसमें रहेंगे, घटक नहीं है वहाँ पर, शब्द होने चाहिए। ये आपको 4 अंकों के लिए आएगा। 4 अंकों के लिए वही आकलन कृति 2 अंकों के लिए, या फिर 4 घटक आधे आधे अंक के 2 अंकों के लिए, और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, मिल गए 4 अंक। पठित पद्यांश, जी हाँ, हमारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने पूरक पठन के गद्यांश यानी लेसन्स और पद्यांश यानी पोयम, ऐसे 2 हिस्सों में पूरक पठन भी दिया है, तो इसलिए वो भी 4 अंकों के लिए आएगा। पूरक पठन का जो पद्यांश है उसका सरल अर्थ नहीं पूछा जाता है, उसकी अभिव्यक्ति पूछी जाती है। ओके, आपका स्वमत उस पर देना ज़रूरी रहेगा। ये आपको पूरक पठन का समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।